जी, good morning to all students of BSN first semester. Today our topic is Gordon functional health pattern. Unit number 2, advanced concept of nursing, adult health nursing का unit 2 है Gordon functional health pattern. Gordon functional health pattern क्या है? एक ऐसा मेथड है जो मेजरी गॉर्डन थ्योरिस्ट थे जिन्होंने ये दिया, और उन्होंने नर्सेस के लिए एक ऐसे पैटर्न बनाए जिस पैटर्न के तहत जो है ना नर्सिंग केयर प्लान बनाने में मदद मिली। इस पैटर्न में उन्होंने ये कहा कि तमाम सिस्टम्स को मिला के एक जगह पर रखो, और दो से ज्यादा सिस्टम जो मिलते हैं आपस में, जैसे कि एलिमिनेशन पैटर्न है, उसको हम कहते हैं निकाल का सिस्टम। उसमें यूरिनरी सिस्टम भी निकाल का है, डाइजेस्टिव सिस्टम भी निकाल का है, और जो पसीने आते हैं स्किन इंटीग्रेटेड सिस्टम ये भी निकाल का। तो इन तीनों को मिला के हमने एक सिस्टम बनाया जिसको हमने बोला कि एलिमिनेशन पैटर्न। फिर जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम है, तो ये हमें एक्टिविटी करने में मदद देता है, मतलब जब तक हमारी रेस्पिरेशन चल रही है तब तक हम एक्टिविटी करते हैं। ऐसे ही मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम भी हमें एक्टिविटी करने में मदद करता है। ऐसे ही कार्डियक सिस्टम भी, अगर जब तक दिल जिंदा है, लंग जिंदा है और स्केलेटन जिंदा है तो हम एक्टिविटी कर रहे हैं। तो लिहाजा इन तीनों सिस्टम्स को मिला के एक जगह पर रखा और इस सिस्टम का नाम दिया एक्टिविटी एक्सरसाइज पैटर्न। तो इसी तरीके से मुख्तलिफ सिस्टम्स को मिला के एक नया नाम दिया जिसको नाम हमने रखा फंक्शनल हेल्थ पैटर्न। जो काम करने वाले सिस्टम्स हैं उनको हम बोलते हैं फंक्शनल हेल्थ पैटर्न। जैसे इसमें जो है इट इज अ मेथड डिवाइस्ड बाय मेजरी गॉर्डन टू बी यूज्ड बाय नर्सेज इन द नर्सिंग प्रोसेस में जिसको हम यूज कर सकें, टू प्रोवाइड अ मोर कंप्रिहेंसिव नर्सिंग असेसमेंट ऑफ द पेशेंट, ताकि हम सही तरीके से असेसमेंट कर सकें पेशेंट की। हमारे पास टोटल 11 सिस्टम मेजरी गॉर्डन ने दिए थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है BSN फर्स्ट सेमेस्टर के लिए याद करना, टिप ऑफ द फिंगर ये सिस्टम्स याद होने चाहिए, क्योंकि इसके बाद तमाम लेक्चर्स जो है इन्हीं सिस्टम्स के ऊपर बुनियाद पर रखे जाते हैं। नंबर 1 कंपोनेंट्स में आता है हेल्थ परसेप्शन एंड मैनेजमेंट, न्यूट्रिशन मेटाबॉलिक पैटर्न, एलिमिनेशन पैटर्न, एक्टिविटी एक्सरसाइज पैटर्न, स्लीप एंड रेस्ट पैटर्न, कॉग्निटिव-परसेप्चुअल पैटर्न, सेल्फ परसेप्शन सेल्फ कॉन्सेप्ट, रोल रिलेशनशिप, सेक्सुअलिटी रिप्रोडक्टिव पैटर्न, कोपिंग स्ट्रेस टॉलरेंस, वैल्यू एंड बिलीफ पैटर्न। ये टोटल 11 पैटर्न है। इन 11 पैटर्न को अलग अलग हम पढ़ते हैं। तो व्हाट इज द हेल्थ परसेप्शन एंड मैनेजमेंट? लफ्ज से माना अगर निकालें, हेल्थ को इंसान क्या परसीव करता है। मिसाल के तौर पर बहुत से लोग हैं, बुखार को कोई बहुत ज्यादा बीमारी समझता है, कोई कुछ भी नहीं समझता। मीन्स कि आप अपने घरों में अपने आप में माइंड में सेट करें कि बुखार होता है तो आप उसको क्या परसीव करते हैं और उसकी क्या मैनेजमेंट करते हैं। कुछ लोग बुखार को एकदम गर्दन तोड़ बुखार मेनिंजाइटिस कहते हैं, कुछ लोग एपिलेप्सी कहते हैं, कुछ लोग कोई और बीमारी कहते हैं। तो मुख्तलिफ जो है परसेप्शन होती है, और फिर उन्हीं परसेप्शन के ऊपर उनकी मैनेजमेंट की जाती है। तो उसको हम बोलते हैं हेल्थ परसेप्शन एंड मैनेजमेंट। सब्जेक्टिव डेटा लेंगे पेशेंट का, क्लाइंट्स जनरल हेल्थ के बारे में पूछेंगे, कोई नजला जुकाम खांसी तो नहीं हुई पिछले साल, एनी एब्सेंस फ्रॉम द वर्क, किसी वजह से स्कूल में छुट्टी तो नहीं हुई, इंपॉर्टेंट थिंग्स यू डू टू कीप हेल्दी, क्या काम करते हो अपने आप को सेहतमंद रखने के लिए। तो ये हर इंसान का अपना अपना नजरिया होता है, हर इंसान की अपनी परसेप्शन होती है हेल्थ के बारे में और फिर उसके मैनेजमेंट के बारे में। यूज सिगरेट अल्कोहल ड्रग्स। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक पेशेंट आता है नमूनिया का और चेस्ट इंफेक्शन का, बार बार रिपीटेड आता है, COPD का, और मुझे बोलता है मुझे ट्रीटमेंट दो। मैं इसलिए पूछता हूं कि आप सिगरेट पीते हो? बोलते हैं हाँ। तो अब मैं उसको क्या इलाज दूं जब वो हेल्थ को समझता ही नहीं है कि ये नमूनिया मुझे सिगरेट की वजह से हो रहा है और वो सिगरेट ही नहीं छोड़ रहा, तो मेरा ट्रीटमेंट किस फायदे का। तो इसको हम बोलते हैं परसेप्शन के, सही तरीके से हेल्थ की परसेप्शन हो, फिर उसके हिसाब से मैनेजमेंट हो। परफॉर्म सेल्फ एग्जाम जो होना चाहिए, जैसे ब्रेस्ट टेस्टिकुलर एग्जामिनेशन, फीमेल एग्जामिन करें अपना ईयरली 6 मंथली, ताकि जो कैंसर के केसेस होते हैं वो ना हो, मेल्स एग्जामिन करते रहें। तो इसको हम बोलते हैं हेल्थ परसेप्शन एंड मैनेजमेंट, के इंसान अपने बारे में क्या परसीव करता है हेल्थ के बारे में, और फिर उसके
जो मैनेजमेंट क्या करता है उसकी, एक्सीडेंट होम इन पास्ट हैज इट बीन इजी टू फाइंड वेज टू कैरी आउट डॉक्टर्स नर्सेस सजेशन, व्हाट डू यू थिंक कास्ट करंट इलनेस, जो आपको करंट बीमारी है इसका रीजन क्या है ये आपको पता लगता है, हैव यू एवर हैव योर एक्शन हेल्प, जो आप हिफाजती उपाय लेते हैं जो मैनेजमेंट करते हैं वो फायदा देते हैं या नहीं देते, इसको हम बोलते हैं हेल्थ परसेप्शन एंड हेल्थ मैनेजमेंट। जैसे मिसाल के तौर पर हम ये कहें कि लोग कहते हैं कि ओबेसिटी इज बैड फॉर हार्ट, ओबेसिटी तमाम चीजों के लिए नुकसानदेह है, लेकिन क्या हम ओबेसिटी ये समझ रहे हैं कि हमारे परसेप्शन सही, लेकिन क्या उसके लिए मैनेजमेंट हम कर रहे हैं? हम ये कह रहे हैं सिगरेट स्मोकिंग इज डेंजरस फॉर द लाइफ, लेकिन क्या हम सिगरेट स्मोकिंग छोड़ रहे हैं? तो उसको हम बोलते हैं मैनेजमेंट। इसमें जो है ना ये तमाम चीजें आती हैं जिसको हम बोलते हैं फंक्शनल हेल्थ पैटर्न का फर्स्ट यूनिट। नंबर 2 यूनिट पे आता है न्यूट्रिशनल मेटाबॉलिक पैटर्न। इस पैटर्न में हम इंसान की न्यूट्रिशन के बारे में समझते हैं कि उसकी मेटाबॉलिक नीड क्या है और वो कितना इनटेक कर रहा है। मिसाल के तौर पर टिपिकल डेली फूड इनटेक, आप कितनी डेली इनटेक करते हो, यूज ऑफ सप्लीमेंट विटामिन यूज करते हैं या नहीं करते, टिपिकली डेली फ्लूइड इनटेक, आप कितना वाटर या फ्लूइड इनटेक करते हो, आप वेट लॉस कर रहे हो या गेन कर रहे हो, हाइट गेन कर रहे हो या लॉस कर रहे हो, या रुकी हुई है आपकी एपिटाइट, ब्रेस्ट फीडिंग, इनफेड फीडिंग, फूड आर ईटिंग, डिस्कम्फर्ट, सॉल्विंग डिफिकल्टीज, डाइट रिस्ट्रिक्शंस, एबल टू फॉलो, हीलिंग एनी प्रॉब्लम। ये सारी चीजें न्यूट्रिशन मेटाबॉलिक में आती हैं जिसमें तमाम चीजें आ जाती हैं। इसमें हम डाइजेस्टिव सिस्टम भी पढ़ते हैं और इसके साथ साथ जो हमारा मेटाबॉलिज्म सिस्टम है, लीवर का, पेनक्रियाज, ये जो हमारे जीआईटी सिस्टम के जरिए मेटाबॉलिज्म होता है इसको हम पढ़ते हैं कि क्या होता है। फिर इसी में हम बीएमआर पढ़ेंगे, बेजल मेटाबॉलिक रेट, और बीएमआई, बेजल बॉडी मास इंडेक्स हम पढ़ेंगे कि हम अपने वेट के हिसाब से कितना इंटेक करें और कितना हमें आउटपुट करना चाहिए। इसको हम बोलते हैं न्यूट्रिशन मेटाबॉलिक पैटर्न। यूनिट 3 आता है एलिमिनेशन पैटर्न। डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ द बाउल, ब्लैडर एंड स्किन, जो मैंने पहले भी एक एग्जांपल में बताया था। एलिमिनेशन पैटर्न में डाइजेस्टिव सिस्टम मींस के स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन मेनली फोकस किया जाएगा, और यूरिनरी ब्लैडर, यूरिन का जो सिस्टम है पूरा यूरिनरी सिस्टम हम पढ़ेंगे। फिर स्किन इंटीग्यूमेटरी सिस्टम कि कैसे पसीना बाहर आता है। थ्रू दिस पैटर्न द नर्स इज एबल टू डिटरमाइन रेगुलरिटी, क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ स्टूल एंड यूरिन। हिस्ट्री सब्जेक्ट बाउल एलिमिनेशन पैटर्न, इसमें हम कीगल एक्सरसाइज पढ़ते हैं अक्सर कि कीगल एक्सरसाइज क्यों सिखाई जाती है और कीगल एक्सरसाइज क्या है। कीगल एक्सरसाइज हम बोलते हैं कि अपनी सांस को बंद करके अपने ब्लैडर पे और डाइजेस्टिव सिस्टम पे कंट्रोल करना। फ्रीक्वेंसी प्रॉब्लम विद द ब्लैडर कंट्रोल, इसमें एक्सेसिव पर्सपायरेशन, ओडोर प्रॉब्लम, पसीना ज्यादा आता है, इसमें बदबू आती है, तो ये सब चीजें हम इसमें पढ़ते हैं। इसको हम बोलते हैं एलिमिनेशन पैटर्न। जब हम पढ़ते हैं एक्टिविटी एक्सरसाइज पैटर्न, एक्टिविटी एक्सरसाइज सेंटर फोकस करता है एक्टिविटी लेवल के ऊपर। एक्टिविटी लेवल के लिए कुछ चीजें जरूरी हैं, जैसे हमारे पास ऑक्सीजन या एनर्जी की नीड जरूरी है, तो वो हम रेस्पिरेटरी सिस्टम से करते हैं। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हम इसमें डिस्कस करेंगे, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम हम इसमें डिस्कस करेंगे। सफिशिएंट एनर्जी फॉर डिजायर्ड और रिक्वायर्ड एक्टिविटीज, एक्सरसाइज पैटर्न हम पढ़ेंगे इसमें। रेगुलरिटी, स्पेयर टाइम, लेजर एक्टिविटी, चाइल्ड प्ले एक्टिविटीज, परसीव्ड एबिलिटी फॉर फीडिंग, ग्रूमिंग, बाथिंग एंड जनरल मोबिलिटी, टॉयलेटिंग, होम मेंटेनेंस, बेड मोबिलिटी, ड्रेसिंग एंड शॉपिंग वगैरह हम इसमें देखेंगे। एग्जामिनेशन, डेमोन्स्ट्रेट एबिलिटी फॉर अबव क्राइटेरिया, गेट पोस्चर हम देखेंगे, वॉक स्टाइल के एग्जामिन को हम पढ़ेंगे इसमें। रेंज ऑफ मोशन हम इसमें पढ़ेंगे, हैंड ग्रिप पढ़ेंगे, कैन पिक योर पेंसिल, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ब्लड प्रेशर, जनरल अपीयरेंस, मस्कुलोस्केलेटन, कार्डियक एंड रेस्पिरेटरी असेसमेंट, ये सब इसी फंक्शनल हेल्थ पैटर्न के अंदर आएंगे जिसको हम बोलेंगे एक्टिविटी एक्सरसाइज पैटर्न। जब हम बात करते हैं स्लीप एंड रेस्ट पैटर्न की, तो हम असेस करेंगे स्लीप एंड रेस्ट पैटर्न के, एक इंसान का स्लीप पैटर्न क्या है, रेस्ट पैटर्न क्या है। देखिए दो अलग चीजें, एक स्लीप अलग है, रेस्ट अलग है। रेस्ट हम बोलते हैं माइंड को बिल्कुल रिलैक्स करना, जरूरी नहीं कि आप नींद में हो, लेकिन नींद में जो हम बोलते हैं कि बिल्कुल आप अनकॉन्शियस चले जाओ। जब स्लीप की बात करते हैं तो हम स्टेजेस पे आते हैं। स्लीप की दो स्टेजेस आती हैं, एक आती है NREM, नॉन रैपिड आई मूवमेंट, एक होती है रैपिड आई मूवमेंट। दो स्टेजेस होती है। इन दो स्टेजेस में जो फर्स्ट स्टेज होती है वो NREM होती है, फिर उसकी मजीद 4 स्टेजेस होती हैं। तो इस तरीके से हम स्लीप एंड रेस्ट पैटर्न को अलग अलग पढ़ सकते हैं कि ये स्लीप ऑनसेट प्रॉब्लम, स्लीप के जो प्रॉब्लम होते हैं, नाइटमेयर्स जो होते हैं, अर्ली अवेकिंग जो होते हैं, इनको हम इसमें डिस्कस करेंगे। रेस्ट रिलैक्सिंग पीरियड, एग्जामिनेशन, ऑब्जर्व स्लीप पैटर्न एंड रेस्ट पैटर्न। रेस्ट पैटर्न अलग है, स्लीप पैटर्न अलग है। अक्सर हम ड्यूटी पे जो है कुर्सी पे पांव रख के और गर्दन पीछे करके बैठे
रहते हैं, तो उसको हम बोलते हैं रेस्ट, के रेस्ट करना। लेकिन जो हम नींद करते हैं वो अक्सर हम रात में, दोपहर में जब हम सो रहे होते हैं, बिल्कुल कुछ भी हमारे इन्वायरमेंट के बारे में हमें पता ना, उसको हम बोलते हैं स्लीप। व्हाट इज कॉग्निटिव परसेप्चुअल पैटर्न? कॉग्निटिव सोचने समझने की हम सलाहियत को कहते हैं। असेस द एबिलिटी ऑफ द इंडिविजुअल टू अंडरस्टैंड एंड फॉलो द डायरेक्शन, सर्टेन इंफॉर्मेशन, मेक डिसीजन एंड सॉल्व द प्रॉब्लम। सोचने समझने की सलाहियत, किसी भी प्रॉब्लम को हम क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं और फिर सोच समझ के उसका क्या हल निकालते हैं, उसको हम बोलते हैं कॉग्निटिव। ये हर इंसान का अलग है, जैसे मेल फीमेल का कॉग्निटिव परसेप्शन अलग है, बिल्कुल डिफरेंट है। जैसे मिसाल के तौर पर हम पेन को क्या समझते हैं, हम पेन, हमें इंसान मेल को अगर हल्का सा सर दर्द होता है तो वो बाल खड़ा कर देता है, लेकिन जो फीमेल है वो जिस लेबर पेन को बर्दाश्त करके बच्चों को डिलीवर करते हैं, उसके सामने ये सर दर्द, कमर दर्द, ये बाजू में दर्द, ये कुछ भी नहीं है। तो वो एक माँ को जो दर्जा दिया गया है वो इस वजह से भी ज्यादा दिया गया है कि वो जो पेन जो बर्दाश्त करते हैं, 9 महीने अपने बच्चे को पालते हैं, तो ये बहुत बड़ा शदीद पेन होता है। तो इसको हम बोलते हैं कॉग्निटिव परसेप्चुअल। इसलिए कॉग्निटिव परसेप्चुअल पैटर्न में जो है पेन के ऊपर हम ज्यादा फोकस करते हैं। ऑल्सो असेस द 5 सेंसेस, हम 5 सेंसेस को असेस करते हैं। टच, स्मेल, विजन, हियरिंग, जो है इसमें हम डिस्कस करते हैं। विजन, वेयर ग्लासेस, लास्ट चेक, व्हेन लास्ट चेक, एनी चेंजेस इन मेमोरी, कि मेमोरी में कोई चेंजेस, इंपॉर्टेंट डिसीजन, इजी डिफिकल्ट, इजी वेट फॉर यू टू लर्न थिंग्स, एनी डिफिकल्ट, डिस्कम्फर्ट, पेन इफ अप्रोप्रिएट। अगर पेन होता है तो हम उसको किस तरीके से असेस करेंगे? जैसे PQRST आता है हमारे पास, तो P से आता है पैलेटिव प्रोवेक्टिव पेन, मतलब कैसे पेन हुआ, कहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है ना। क्वालिटी और क्वांटिटी क्या है इसकी, रीजन कौन सा है, किस तरफ जा रहा है, सीवियरिटी क्या है स्केल के मुताबिक, और टाइमिंग क्या है इसकी। और फिर इसी के हिसाब से हम कोल्ड स्पा भी पढ़ते हैं। कोल्ड स्पा मीन्स के C फॉर करेक्टर, O फॉर ऑनसेट, L फॉर लोकेशन, D फॉर ड्यूरेशन, S फॉर सीवियरिटी, P फॉर पैटर्न जो है हमारे पास, और फिर A फॉर एसोसिएशन फैक्टर। ये असेसमेंट में आती हैं। जब आप क्लास में मजीद इस टॉपिक पे आएंगे या जब इसके हिसाब से हम पढ़ेंगे पेन असेसमेंट के ऊपर, तो हम ये चीजें देखेंगे उसमें कि आप PQRST के हिसाब से उसका असेसमेंट करें, या कोल्ड स्पा हम सवाल पूछेंगे कि किस नौयत का दर्द है, करेक्टर है, और कब स्टार्ट हुआ है, लोकेशन क्या है इसकी, ड्यूरेशन कितनी देर से आ रहा है, ये कब कब आ रहा है, सीवियरिटी कितनी शिद्दत पकड़ रहा है, एसोसिएट पैटर्न कौन से हैं, फैक्टर्स कौन से हैं, और पैटर्न कौन सा है, मतलब सिस्टम कौन सा इसमें इन्वॉल्व हो रहा है। एग्जामिनेशन हम इसमें करेंगे, ओरिएंटेशन, हेयर विस्पर, रीड न्यूज़पेपर्स, लैंग्वेज स्पोकन, अटेंशन स्पैन। इसके बाद है सेल्फ परसेप्शन एंड सेल्फ कॉन्सेप्ट। इंसान का अपने बारे में क्या ख्याल है, कि आप अपने बारे में क्या सोचते समझते हो, कि आप कितने अच्छे हो, कितने बुरे हो, कितने % आप सही हो, कितने % आप गलत हो। मीन्स इसमें बॉडी इमेज भी आ जाता है, इसमें थिंकिंग भी आ जाती है कि मैं आप पॉजिटिव थिंकर हो या नेगेटिव थिंकर हो, आप सच बोलते हो या झूठ बोलते हो, आपका लुक क्या है, आप ओबेस हो या नहीं हो, आप फिट हो या नहीं हो, वेट आपका नॉर्मल है या नहीं है, आगे चल के आपको कोई मुश्किल तो नहीं होगी। इसको हम बोलते हैं सेल्फ परसेप्शन एंड सेल्फ कॉन्सेप्ट। हिस्ट्री सब्जेक्ट, हाउ डू यू डिस्क्राइब यूर सेल्फ, आप अपने आप को किस तरीके से डिस्क्राइब करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम फील गुड, नॉट सो गुड अबाउट सेल्फ, चेंजेस इन बॉडी आर थिंग्स यू कैन डू प्रॉब्लम फॉर यू। मिसाल के तौर पर ये हम इसलिए पढ़ते हैं कि इंसान जो बीमार होता है ना, सबसे पहले उसको खुद पता होता है कि यार मेरी बॉडी के अंदर नॉर्मल के हिसाब से कुछ चेंजेस आ रही हैं, समथिंग चेंजेस, मतलब कुछ चेंज आ रहा है, समथिंग चेंज इन मी, मतलब मेरे अंदर कुछ ना कुछ चेंज आ रहा है। तो वो फटीग होता है, लेकिन वो चीजें हमें नजर नहीं आती, वो इंसान को खुद सेल्फ परसेप्शन से पता चलता है कि ये मेरे अंदर चेंजेस आ रहे हैं। चेंजेस इन द वे यू फील अबाउट सेल्फ और बॉडी जनरली आर सिंस इलनेस स्टार्टेड। थिंग्स फ्रीक्वेंटली मेक यू एंग्री, कि किस बात पे आप एंग्री होते हैं। एनॉयड, fearful, anxious, depressed, not able to control things. What help? Ever feel you lose hope? Examination example of object data: eye contact, attention span, डिस्ट्रैक्शन, वॉइस एंड स्पीच पैटर्न, बॉडी पोस्चर्स वगैरह, ये सब चीजें हम देखते हैं। मिसाल के तौर पर आईने के सामने हम खड़े हो जाएं, हम अपना बॉडी पोस्चर देखेंगे, हमारा बॉडी पोस्चर एस शेप का है या नहीं है, कहाँ पर चेंजेस आ रही है, पेट मेरा ज्यादा निकला हुआ है, मेरी टम्मी निकल रही, क्या हो रहा है, मेरे बॉडी के अंदर चेंजेस क्या आ रही है, और मैं स्लिम या स्मार्ट या फिट क्यों नजर नहीं आ रहा, हेल्दी नजर क्यों नहीं आ रहा, मुझे क्या चीजें, वो सब चीजें आती है सेल्फ परसेप्शन एंड सेल्फ कॉन्सेप्ट के ऊपर। रोल रिलेशनशिप मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है,
मोस्ट इंपॉर्टेंट पैटर्न है। मेजरी गॉर्डन ने ये डिस्कस किया था कि रोल एंड रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने बारे में देखो कि आपका रोल आपकी फैमिली में और आपके जहां पर आप ड्यूटी करते हो वहां पर आपका रोल क्या है। आया आप जो है अहमियत रखते हो उस फील्ड में या नहीं रखते। लिव अलोन, फैमिली स्ट्रक्चर, एनी फैमिली प्रॉब्लम यू हैव डिफिकल्टी हैंडलिंग, न्यूक्लियर एक्सटेंडेड फैमिली और अदर्स डिपेंड ऑन यू फॉर थिंग्स, हाउ वेल आर यू मैनेजिंग इफ अप्रोप्रिएट, हाउ फैमिली अदर फील अबाउट योर इलनेस प्रॉब्लम विद चिल्ड्रन। इसमें हम बहुत सी चीजें पढ़ते हैं। मिसाल के तौर पर मैं एक जो है ना बीइंग मेल जो है मेरा एक रोल है कि एक मुआशरे में कि मैं मेल हूं, ठीक है, लेकिन मेल होने के नाते नाते मैं भाई भी हूं, मैं बेटा भी हूं, मैं हस्बैंड भी हूं, मैं बाप भी हूं और फिर मैं हॉस्पिटल में एज ए स्टाफ नर्स भी हूं। अब आप देखें कि मैं एक प्राइवेट स्कूल में टीच भी करा रहा हूं, तो वहां पर मैं एज ए प्रिंसिपल हूं या एज ए नर्सिंग इंस्ट्रक्टर हूं, वहां पर मुझे पानी ऑर्डर में मिलता है, बेटा पानी पिला दो, वो मुझे पानी पिला दे। लेकिन जब मैं हॉस्पिटल में जाता हूं तो मुझे पानी का गिलास खुद धोना पड़ता है, खुद पीना पड़ता है। वहां पर मेरे पास कोई पीवन नहीं दिया हुआ, मुझे कुछ नहीं दिया। ये मेरे रोल है कि कहां पर मेरा कौन सा किरदार है, कहां पर मेरा कौन सा किरदार है। फिर मैं जब घर पे आता हूं तो मैं एक चीज भी नहीं उठाता, वाइफ मेरी बोलती है सब चीजें मुझे उठा देती है। तो ये डिफरेंट रोल्स हैं कि आप हर रोल में किस तरीके से अपने आप को फिट करते हो। अगर हर रोल में आप अपने आप को फिट कर लेते हो और हर रोल बखूबी अंजाम देते हो तो आपका रोल रिलेशनशिप पैटर्न सही है। लेकिन आप अगर कंफ्यूजन में आते हो, जैसे हमारे पास फीमेल स्टाफ नर्सेज होते हैं, वो हॉस्पिटल में एज ए स्टाफ नर्स ड्यूटी करते हैं, घर पे जाते हैं तो एज ए वाइफ काम करना पड़ता है, पूरे घर को देखना पड़ता है, बच्चों को देखना पड़ता है, फिर सासू माँ का ख्याल रखना पड़ता है, फिर एज वेल एज उनके भाई होते हैं, अपने सगे भाई होते हैं, उनका भी ख्याल रखना पड़ता है। छोटे भाई होते हैं, वो उनसे डिमांड्स करते हैं, वो एक्सपेक्ट करते हैं उनसे कि वो उनकी भी जरूरियात पूरी की जा सके। तो एक बहुत बड़ा एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है। इस सारे कॉन्फ्लिक्ट्स को दूर करके अगर कोई जिंदगी गुजारता है तो वो एक बेहतरीन जिंदगी होती है, जिसको हम बोलते हैं रोल एंड रिलेशनशिप। आपका किरदार क्या है और आपके साथ कौन कौन से रिलेशन अटैच हैं और उन रिलेशंस को आप बेहतर तरीके से अंजाम दे रहे हो या नहीं दे रहे, इसको हम बोलते हैं रोल एंड रिलेशनशिप। belong to social group, close friends, feel lonely, frequency things generally go well at work, school if appropriate, income sufficient for needs, feel part or isolated in your neighborhood, के पड़ोसियों के साथ आपके ताल्लुकात कैसे। जैसे आजकल सिचुएशन है कोरोना की वबा में ना सबको प्रॉब्लम है। जैसे बीइंग अ नर्स, मैं जब हॉस्पिटल में जाता हूं तो कोरोना का डर मुझे खाता है, लेकिन एक यंग होने के नाते मैं ये कहता हूं कि यार मेरी इम्यूनिटी स्ट्रांग है और बीइंग अ नर्स मुझे इससे लड़ने का तरीका भी आता है और मैं इंशाल्लाह इससे लड़ भी लूंगा। इन केस ऑफ किसी भी मतलब अनफॉर्चुनेट की वजह से अगर लग भी जाती है मुझे तो भी मैं इससे लड़ लूंगा इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ने अगर जिंदगी दी है तो। लेकिन रिलेशनशिप की वजह से मैं डर जाता हूं कि जब मैं घर जाता हूं, खुदा ना खास्ता ये कोरोना मेरे घर पे आता है तो मेरी फैमिली है ये सब डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिस वजह से मैं डिप्रेशन में चला जाता हूं, जिस वजह से मैं कोरोना से मजीद डरने लगता हूं, जिस वजह से मैं हॉस्पिटल में ड्यूटी करते वक्त बहुत ज्यादा एहतियात करता हूं, जिस वजह से मैं हॉस्पिटल में ड्यूटी करने के बाद जब घर जाता हूं बहुत ज्यादा एहतियात करता हूं। इसको बोलते हैं रोल एंड रिलेशनशिप। आप अपने आप की जिंदगी की परवाह नहीं करते, लेकिन जो आपके साथ वाबस्ता रिश्ते हैं उनको आपको सेफ रखने के लिए अपने आप को हिफाजती उपाय में रखना पड़ेगा आपको। इसको बोलते हैं रोल एंड रिलेशनशिप। सेक्सुअलिटी, रिप्रोडक्टिव पैटर्न इफ अप्रोप्रिएट टू एज एंड सिचुएशन, सेक्सुअल रिलेशनशिप सेटिस्फाइंग आर नॉट, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप आपका सही है या नहीं, क्योंकि ये सारी चीजें जो है ना इस चीज का डिप्रेशन की तरफ इशारा करती हैं या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की तरफ इशारा करती हैं। तो इस वजह से ये हमें डिटेल में पढ़ना होता है और इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं मैच्योर लर्निंग में। चेंजेस प्रॉब्लम, कोई चेंजेस तो नहीं आई है। इफ अप्रोप्रिएट यूज कंट्रासेप्टिव पिल्स वगैरह हम यूज करते हैं। प्रॉब्लम फीमेल वेंडेड मेंस्ट्रुएशन बिगिंस, कब स्टार्ट हुई कब खत्म हुई, टाइम पे आती है टाइम पे नहीं आती, एलएमपी क्या है, एनी मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम, ग्रेविडा, पेरा इफ अप्रोप्रिएट। तो ये सब हम इसमें पढ़ते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पैटर्न में। इसमें हम ये भी पढ़ते हैं कि जैसे फॉरेन कंट्रीज में हम जाएं तो गेज एक है, ये एक बीमारी के तौर पर हम लेते हैं कि ये गे का जो
आ रहा है, लेस्बियन का आ रहा है, ये तमाम हम चीज़ें इसमें डिस्कस करते हैं कि ये आजकल के माशरे में बीमारियों की तरफ लेके जाने वाली ये चीज़ें हैं। तो इसको हम बोलते हैं सेक्सुअली रिप्रोडक्टिव। इसमें मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव पैटर्न हम पूरा डिस्कस करते हैं। उसके बाद जब हम आते हैं कोपिंग स्ट्रेस टॉलरेंस, कोपिंग स्ट्रेस टॉलरेंस में हम ये पढ़ते हैं कि क्राइसिस को कैसे कोप किया जाए, बर्दाश्त का मादा किस किस के अंदर है। कोई बहुत जल्दी डिप्रेस हो जाता है, कोई सुसाइडल अटेम्प्ट की तरफ चला जाता है, कोई एग्रेसिव हो जाता है, कोई बहुत ही कूल माइंड के साथ रहकर इस प्रॉब्लम को हल करता है, कोई बिल्कुल ही साइड में हो जाता है। तो इसको हम बोलते हैं कोपिंग स्ट्रेस टॉलरेंस। स्ट्रेस को किस तरीके से आप लेते हैं, इसमें हम पढ़ेंगे गेस मॉडल, जनरल एडाप्टेशन सिंड्रोम। हैंस सिले ने ये मॉडल दिया था, जिसने ये कहा था कि स्ट्रेस के 3 स्टेजेस होते हैं, एक अलार्म स्टेज, एक रेजिस्टेंस स्टेज, एक एग्जॉस्शन स्टेज। कि जब भी कोई स्ट्रेस आता है तो आपको अलार्म होता है, आप परेशान हो जाते हो, आप नाखून खाने वाली को आदतें करते हो, यूरिन ज्यादा आता है, दिल की धड़कन बढ़ती है, ये सारे अलार्मिंग साइन है कि आप स्ट्रेस में हो। भले आप मुंह से कहोगे नहीं नहीं मुझे टेंशन नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये अलार्मिंग साइन है। इस अलार्मिंग साइन को अगर आप समझ के इसको रोक लेते हो तो उसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस पावर। क्या आपके अंदर रेजिस्टेंस पावर है, आप कंट्रोल कर लेते हो, आप हंसी खुशी जिंदगी गुजारते हो, नाखून नहीं चबाते, यूरिन पे कंट्रोल कर लेते हो, हार्ट रेट आपका नॉर्मल हो जाता है, तो आप रेजिस्टेंस स्टेज में। लेकिन अगर आप ये मजीद बढ़ते जाते हैं, यूरिन बढ़ता जा रहा है, नाखून खाने की आदत बढ़ती जा रही है, तो अब आप सीवियर स्टेज में जाओगे, जिसको हम बोलते हैं एग्जॉशन स्टेज। एग्जॉस्ट हो जाओगे। एग्जॉस्ट होने के बाद 2 ऑप्शन हो जाते हैं, या तो फिर आप अकेले जिंदगी गुजारते हो, लोनली डिप्रेशन की तरफ, या सुसाइडल अटेम्प्ट की तरफ जाते हो। इसको हम बोलते हैं कोपिंग स्ट्रेस टॉलरेंस, कि हर इंसान के अंदर कोपिंग का अलग अलग निज़ाम जो है, कुव्वत मुदाफ़ियत है, कि वो कोई किस तरह से कुव्वत जो इसको टॉलरेट करता है, कोई किस तरीके से टॉलरेट करता है। ये टोटली डिपेंड करता है साइकोलॉजिकली और मेंटली तरीके से। वैल्यू बिलीफ पैटर्न पे जब हम आते हैं, लास्ट हमारे पास पैटर्न है वैल्यू बिलीफ पैटर्न में। मुख्तलिफ वैल्यू बिलीफ होते हैं हर इंसान के अपने अपने। एक नर्स को तमाम मज़ाहिब के, तमाम फिरकों के वैल्यू बिलीफ पता होने चाहिए, ताकि जब स्टाफ नर्स ड्यूटी करे हॉस्पिटल में, तो मरीज बेशक किसी भी मजहब का हो, किसी भी फिरके का हो, उसको जो नर्सिंग का स्टाफ है वो न्यूट्रल लगे। ये ना लगे मुसलमान को कि मेरा इलाज हिंदू कर रहा है या क्रिश्चियन कर रहा है, ये क्रिश्चियन मरीज को ये ना लगे कि मेरा इलाज मुसलमान कर रहा है। आप वहां पर इस तरीके से बिहेव करो कि उस मरीज को आप उस जैसे लगो, ताकि उसकी परेशानी खत्म हो सके, वो मेंटली रिलैक्स कर सके और आपके ऊपर ट्रस्ट ज्यादा कर सके। मैं ये नहीं कहता कि आप मरीज के रिलीजन में इन हो जाओ, नहीं, हर रिलीजन की रिस्पेक्ट करो, हर फिरके की रिस्पेक्ट करो। आप एक नर्स हो, नर्स को इस तरीके से मरीज को डील करना है, हॉस्पिटल में रहना है, ताकि उसमें से कभी भी ये मजहब का नजर ना आए कि भाई ये फला मजहब से ताल्लुक रखता है या फला मजहब। अगर आप टिपिकली साइन रखते भी हो मजहब का, तब भी मैं ये नहीं कहता कि आप उसको हटाओ, नहीं, वो आपका रहने दो, लेकिन आप इस तरीके से रेस्पेक्टेड वे में वैल्यू बिलीफ का ख्याल रखो तमाम लोगों का, ताकि उनका दिल को तकलीफ ना पहुंचे। तो इसमें हम हिस्ट्री लेते हैं, जनरली गेट थिंग्स यू वांट फ्रॉम लाइफ, आप अपनी लाइफ से क्या सीखे हो, इंपॉर्टेंट प्लान्स फॉर फ्यूचर, रिलीजन इंपॉर्टेंट टू यू, आपके लिए जरूरी है या नहीं है, जैसे कम्युनिस्ट होते हैं उनके लिए क्या है, इफ अप्रोप्रिएट डज दिस हेल्प व्हेन डिफिकल्टी अराइज, जब आप मुश्किल में आते हो तो अब आप क्या करते हो, खुदा को याद करते हो, क्या करते हो। इफ अप्रोप्रिएट विल बीइंग हियर इंटरफेयर विद एनी रिलीजियस प्रैक्टिस, तो इसको हम बोलते हैं। ये हमारे आज का टॉपिक था, जिसको हम बोलते हैं गॉर्डन फंक्शनल हेल्थ पैटर्न, जिसमें हमने ये पूरा डिस्कस किया कि गॉर्डन फंक्शनल हेल्थ पैटर्न क्या है। इसमें गॉर्डन फंक्शनल हेल्थ पैटर्न जो है हमारे पास मेजरी गॉर्डन ने दिया था, नर्सिस को दिया था, ताकि नर्सिंग प्रोसेस के ऊपर असेसमेंट की जा सके। ये हमारे पास टोटल 11 सिस्टम है, हेल्थ परसेप्शन एंड मैनेजमेंट, हेल्थ को हम क्या परसीव करते हैं और मैनेज करते हैं। न्यूट्रिशन के बारे में हम कितनी इनटेक करते हैं, कितना आउटपुट करते हैं, बीएमआर बीएमआई इसमें हम पढ़ेंगे। एलिमिनेशन पैटर्न में डाइजेस्टिव सिस्टम हम पढ़ेंगे, यूरिनरी सिस्टम पढ़ेंगे, स्किन इंटीग्रिटी सिस्टम पढ़ेंगे हम इसमें। एक्टिविटी एक्सरसाइज सिस्टम में हम रेस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डियक सिस्टम और मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम पढ़ेंगे कि हम कितनी एक्सरसाइज करते हैं और कितनी नीड है हमें मजीद, हमारे वेट के हिसाब से, हमारी एज के हिसाब से हम क्या क्या एक्सरसाइज करते हैं और क्या करनी चाहिए हमें। स्लीप एंड रेस्ट पैटर्न, एज के हिसाब से हमारा स्लीप पैटर्न कितना होना चाहिए, रेस्ट पैटर्न कितना होना चाहिए, और ये हमारी लाइफ के लिए बहुत
ज़रूरी है या नहीं है, ये पूरा हम पढ़ेंगे स्लीप एंड रेस्ट पैटर्न में। कॉग्निटिव परसेप्चुअल पैटर्न में हम कॉग्निशन, सोचने और समझने की सलाहियत को हम पढ़ते हैं कि हम क्या सोचते हैं, हम क्या समझते हैं कॉग्निटिव परसेप्शन में। इसमें मोस्टली हम जिक्र करते हैं पेन का, कि पेन को कोई लाइट लेता है, कोई बहुत ही मतलब वबाल खड़ा कर देता है कि हल्का सा पेन हो जाए तो बोलता है मुझे ये हो गया, मुझे ये हो गया, मुझे, किसी को बहुत शदीद दर्द होता है लेकिन उसके बावजूद वो उसको आराम से सोचता है, समझता है कि क्यों हो रहा है, उसको डील कर रहा होता है। सेल्फ परसेप्शन एंड सेल्फ कॉन्सेप्ट, हाउ लुक आई एम, मैं किस तरह से लगता हूँ, हाउ एम आई, मतलब मैं क्या हूँ, मैं क्या हूँ आई एम, एंड हाउ लुक आई एम, मतलब क्या मैं लगता हूँ और क्या हूँ मैं, उसको बोलते हैं सेल्फ परसेप्शन सेल्फ कॉन्सेप्ट। रोल एंड रिलेशनशिप, इंसान जो है दुनिया में आया तो उसके एक अपना रोल है और उस रोल के कितने रिलेशनशिप हैं, एक इंसान के कितने रिलेशनशिप हैं। एक स्टाफ नर्स के बहुत से रिलेशनशिप बनते हैं, बहन, भाई, बेटी, माँ, जो है उसके बाद फिर अगर मेल नर्स हम देखें, बाप बनता है, भाई बनता है, फिर बाप बेटा बनता है। फिर वो नर्सिस में नर्सिंग में जब आ जाता है तो तमाम पेशेंट्स के साथ सिंपैथी इख्तियार करता है, तो इसको बोलते हैं रोल एंड रिलेशनशिप। तमाम चीज़ों को बरकरार रखने को हम बोलते हैं रोल एंड रिलेशनशिप। सेक्सुअलिटी, रिप्रोडक्टिव पैटर्न इज द पार्ट ऑफ द लाइफ, इसको हम बोलते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पैटर्न, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। कोपिंग, स्ट्रेस टॉलरेंस जो है हमारे लिए बहुत ज़रूरी आ जाता है कि हम किसको किस तरीके से कोप करते हैं, स्ट्रेस, इसमें हम पढ़ते हैं तमाम चीज़ें, कोपिंग और स्ट्रेस टॉलरेंस वगैरह। उसके बाद वैल्यू बिलीफ पैटर्न हम इसमें डिस्कस करते हैं कि वैल्यू बिलीफ जो है रिलीजन के बारे में, किस किस रिलीजन का क्या वैल्यू है, क्या बिलीफ है, ये तमाम काबिल एहतराम है सब हमारे लिए। इसमें कोई सवाल, कोई क्वेरी तो आप मुझसे पूछिएगा। बहुत शुक्रिया आपका।